साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 पर संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब 18 नवंबर 2014 को बरवाला घटने का वास्तविक कारण आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व से ही जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में क्रोथा कांड कारित हुआ, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और बरवाड़ा छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। क्रोथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपना कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। सन 2009 ईस्वी में क्रोथा कांड संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को यह गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसीलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली ने सन 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा। किसी भी कीमत पर वह वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसीलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई। इसीलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंध कमेटी करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर पर बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे। उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री JP समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंध कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दी, परंतु जब बहुत से भगत गणों के कहने सुनने पर प्रबंध कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंध कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते से प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंध कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हों, इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के इस कथन पर प्रबंध कमेटी हृदय से त्याग नहीं किया, बल्कि हृदय में दोष रखी। इसी तनाव को गोला गर्मी का सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। हुआ यूँ कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को क्रोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय के भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु और 102 लोग घायल हुए। सन 2006 ईस्वी में क्रोथा कांड में जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर आए
तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकल रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं था। जब न्यायालय को इस अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो यह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस करेगा, निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इस प्रक्रिया में के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय ने पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा ही कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेशानुसार 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया गया। बेचारे परमात्मा के बोले भक्तगण RSSS समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी के आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 को एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो के द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया गया तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस में अंदर जाने से रोके जाने लगा। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगा। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट्स कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती थी। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जय जयकारा लगा कर संत जी के विरुद्ध साक्ष्य प्रसाक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। हुआ यूं कि वकीलों के विधिक संघ एवं जजों का बैच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति के आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति ने निर्णय लिया कि इस घटना के संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित की जाए और बार और बैच ने मिलकर इस मामले में चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया या कराया गया। जवाब में आया कि सभी ने जय जयकारा संत रामपाल जी महाराज का लगा रहे थे, उन्हीं के कमांडो एवं उन अन्य पक्षधर लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसीलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने श्यू मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार में का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ जिसका नंबर CROCP
12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सतगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। ध्यान देने योग्य बातें, कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भक्तगण भी हैं जो अपने अवमानना मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ तो स्वयं तो सत्य की जानकारी होती ही नहीं और अपनी मान मर्यादा बनाए रखने बनी रहे मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भक्तगण जैसे पवन कुमार यादव, इसके साथ लगे अन्य अपने को शिक्षित एवं जानकार जानने वाले भक्तगण, जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि सतगुरुदेव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिसमें ऐसी घटना का अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। यह सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को RSSS मैनेजमेंट वालों ने 2006 ईस्वी में क्रोथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोका और न्यायालय का अवमानना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये लोगों का थोथा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने का बात ही झूठा साबित हो जाता है। और जब 2014 में गुरुजी को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई तथा उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कोर्ट कैंप्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पर पेशी पर नहीं जाना कोर्ट के अवमानना करने का प्रश्न ही नहीं होता। यहाँ तक कि मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरुजी का क्रोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत को रद्द कर दिया। तो यह कर दिया तो वो कर दिया, ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ है। गुरुजी का कोई जमानत क्रोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। यह सभी बातें बिल्कुल झूठी, थरबीती एवं बनावटी है कि क्रोथा कांड 2006 ईस्वी में मामले में गुरुजी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरुजी को उपस्थिति होने के कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ, इस संबंध में सत्य बात यह है कि सतगुरुदेव जी ने अपने अधिवक्ता श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर हुए। चूँकि उस तिथि में अर्थात 8 अगस्त 2014 को रोहतक न्यायालय ने गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था, इसीलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी को अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय के उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना की कि रोहतक कोर्ट में न्यायिक आदेशानुसार चले जाने के कारण आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है। न्यायालय जब कभी भी उनके उपस्थिति की उपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से उपस्थित सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए ये अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के प्रार्थना के सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12 सन 2014
और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है दाखिल किया गया, जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा है कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट्स में चैन बनाकर मेरे सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे। इस स्थिति समिति के संचालक रामकुमार ढाका है। इस समिति में जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट कैंप्स को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ता से कैंप्स में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी एवं आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा संत रामपाल जी महाराज का कोई वास्तविक सरोकार नहीं है। इस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों में से बहुत से कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने स्तर पर कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। इस समिति के संचालक रामकुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें, इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व से ही रामकुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकुमार ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में रामकुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/4/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।